आपका स्वागत है गोल्ड क्लासेस में। आज है 8 मई 2022। 8 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। When is गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 7 मई 2022। 7 मई 2022 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि 7 मई 1861 को कोलकाता में श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही उच्च कोटि के इंसान थे, जिन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी, छोटी कविताएं और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें सबसे प्रमुख है गीतांजलि। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने गीतांजलि का नाम नहीं सुना होगा। हम भी छोटे से बड़े हुए हैं गीतांजलि पुस्तक का नाम सुनते हुए, उनकी कहानियां पढ़ते हुए। उनकी कुछ छोटी कविताएं हैं जो कि प्रमुख है, वो है काबुली वाला, द पोस्ट मास्टर, भिखारिनी और बहुत सारे ऐसे छोटी कविताएं हैं जो हमेशा प्रमुख रही हैं और हम छोटे से बड़े हुए हैं इन कविताओं को सुनते हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोला जाता है। इसका मतलब कि वहाँ उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। बंगाल में जो भगवान है उन्हें ठाकुर बोला जाता है। ठीक है। अब 7 मई 2022 उस दिन दो और भी प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, जो कि है विश्व एथलेटिक्स दिवस और गुजरात दिवस। अब मैंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती को ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस वो विदेशों में मनाया जाता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती प्रमुख रूप से भारत में मनाई ही जाती है और सिर्फ भारत में ही पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को की जयंती पर हम सबको गर्व भी होना चाहिए। अब ये है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार भी थे। अब उनकी खूबियों का बखान मैं क्या करूं? उनकी खूबियों की कोई कमी नहीं है कि उनकी और खूबियों का बखान किया जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो आप इसे याद रखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Deputy National Security Advisor Vikram Misri visited which country this week to strengthen defense ties? उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए इस सप्ताह किस देश का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर है तंजानिया। अब विक्रम मिश्री जी, जो कि हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तंजानिया का दौरा किया ताकि द्विपक्षीय जो रक्षा संबंध है उनको और मजबूती दी जा सके। अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमारे एनएसए कौन है? हमारे एनएसए हैं श्री अजीत डोभाल और डेप्यूटी एनएसए कौन है? वो है विक्रम मिश्री। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो तंजानिया, तो चलिए बात करते हैं तंजानिया के बारे में। ये है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। वहां के राष्ट्रपति है सामिया सुलुहु, प्रधानमंत्री है कासिम माजलीवा और तंजानिया में भारत के राजदूत कौन है? वो है श्री विनाया श्रीकांत प्रधान। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमेरिकन प्लेन मेकर एंड इंडिया एमआरओ कंपनी
India works are currently undertaking heavy maintenance checks on 3 P-8I long. कौन सी अमेरिकी विमान निर्माता और भारत की एमआरओ कंपनी एयरवर्क्स वर्तमान में 3 P-8I लंबे समय की भारी रखरखाव जांच कर रही है? तो इसका सही उत्तर है बोइंग। विमान निर्माता कंपनी है जो आजकल इंडिया की जो P-8I है, जो कि एक टैक्टिकल डिफेंस एयरक्राफ्ट है, उसका रखरखाव कर रही है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एमआरओ। ये एमआरओ क्या है? एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ठीक है। अब बोइंग, बोइंग का कुछ दिन पहले आपने जो प्लेन है उसके लिए नाम जरूर सुना होगा, जो कि सुर्खियों में था, जो कि है बोइंग 737 मैक्स। वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि बना था और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो दुर्घटना का शिकार होने लगा। यहाँ तक कि भारत में भी एक दो केसेस आए थे जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी उन विमानों की। और आपको याद होगा कि बोइंग का जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो भारतीय बाजारों में, भारतीय और डिफेंस बाजार है उसमें उतारने की कोशिश की गई थी ताकि भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स को ये बेचा जाए, लेकिन वो जो डील है वो सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया। तो आप ये याद रखिएगा। तो who has been appointed as the chairperson of NASCOM for the year 2022 and 23? वर्ष 2022 और 23 के लिए नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णन रामानुजन। अब कृष्णन रामानुजम जो पहले TCS के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष थे, उन्हें अब नास्कॉम का 2022-23 सत्र के लिए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो चलिए कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे संगीता सिंह। अब ये कौन है? कल ही मैंने आपको बताया था संगीता सिंह जी को CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। अशोक कुमार परमार, इनको जो जल शक्ति विभाग है उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बबीता सिंह जी को ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए चुना गया था। अब नास्कॉम, ये नास्कॉम क्या है? नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को, जहां का मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है UV प्रवीण राव और प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। अब आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये है कृष्णन रामानुजम। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड MOU to install solar energy panels on the campuses of which armed forces? गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस आर्म फोर्स के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और राष्ट्र सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG। इन दोनों के कैंपसेस में जो हमारी जो होम अफेयर्स की जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर इन जो NSG और CAPF के परिसरों में सोलर पैनल्स लगाने की घोषणा की। अब ये घोषणा की क्यों गई है? आपने कुछ दिन से सुना होगा कि जो भारत सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होना चाहती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो अपनी निर्भरता है वो घटाना चाहती है। अब ये दो क्या है? रिन्यूएबल यानी कि जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके, सूर्य की एनर्जी जो कि बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? ऐसे ईंधन जो कि
खत्म हो सके, जैसे कि जैव ईंधन। आपने सुना पेट्रोल, डीजल, ये सारे जैव ईंधन है और जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे और वो रिन्यू नहीं हो सकते। इसीलिए और दूसरी बात यह है कि इनकी कीमतों में भी अभी जोरदार उछाल देखा जा रहा है, जिसके कारण आम जन को बहुत ही दिक्कत आ रही है और एक टाइम के बाद ये जो जैव ईंधन है वो खत्म भी हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार जो जैव ईंधन पर है उस पर निर्भरता कम कर रही है और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उन पर जो निर्भरता है वो बढ़ाना चाह रही है। अब जो आपने देखा अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब ये क्या है देखिए, ये है इसका लोगो, ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी 9 सितंबर 2011 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो मूल संगठन है, ठीक है, जो प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री है श्री आर के सिंह और राज्य मंत्री है भगवंत खूबा। अब आपने थोड़ी देर पहले देखा कि CAPF, ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि 7 आर्म्ड फोर्सेस के नामों को मिलके बनाया जाता है। ये 7 आर्म्ड फोर्सेस कौन है? वो है असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। ये 7 जो सुरक्षा बल है इन सब को कंबाइन करके जो एक वर्ड बनाया गया है वो है CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। मैं ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्यों बताता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्स है ना उनमें कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन या उनसे रिलेटेड कोई अलग तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन क्लाइंबर डाइड ऑन माउंट कंचनजंगा इन नेपाल? नेपाल के कंचनजंगा पर्वत पर किस भारतीय पर्वतारोही की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर है नारायणन अय्यर। ये 52 साल के पर्वतारोही थे, ठीक है, जो 8,200 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत चढ़ रहे थे, कंचनजंगा पर्वत चढ़ रहे थे और उससे ऊपर जाने की कोशिश में थे। जो इनकी कंपनी है उन्होंने बहुत बार मना भी किया कि इससे ऊपर मत जाइए, उसके ऊपर खतरा है, लेकिन वो नहीं माने और चढ़ाई जारी रखी, और जिसके कारण पैर फिसलने से के कारण वो गिर गए और उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये है नारायण अय्यर जो कि भारतीय पर्वतारोही हैं, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके लिए 2 मिनट का मौन जरूर रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी बिकेम द 100th यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ इंडिया? कौन सी कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जो कि नियो बैंक के नाम से जानी जाती है। नियो बैंक जो कि ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का ही एक सब्सिडियरी है, ठीक है, जिसकी कंपनी का नाम है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। अब आप यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हैं यूनिकॉर्न कंपनी। अब ये क्या है? ऐसी कंपनी जो जो किसी व्यवसाय में जब एक कंपनी जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तब उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। और ये न्यू बैंक, इसकी अभी कुल संपत्ति कितनी है? वो है $332.7 बिलियन। अब भारत में टोटल कितने यूनिकॉर्न कंपनी हो गए? वो है टोटल 100, और ये जो नियो बैंक है वो 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज PM अनाउंस्ड न्यू $150 मिलियन वेपन्स पैकेज फॉर यूक्रेन? किस देश के प्रधानमंत्री ने
यूक्रेन के लिए $15 करोड़ के नए हथियार पैकेज की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। अब आप कुछ दिन से देख रहे हो 23 फरवरी 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और हर देश इसकी आलोचना भी कर रहा है और जो कि इसे मदद करने की कोशिश भी कर रहा है। यूक्रेन जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था और यूक्रेन भी किसी जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया और यूक्रेन अलग हो गए। कुछ दिन पहले ही रशिया ने क्रेमिया पर भी कब्जा कर लिया था और अब ये यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। और ये युद्ध तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का प्रस्ताव रखा और तब रशिया ने उसे मना किया और नहीं मानने पर युद्ध का जो बिगुल है वो फूंक दिया। अब ये यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? वो है यूएसए। तो चलिए जानते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अब जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इनकी दो जो किताबें हैं वो फेमस है। वो कौन कौन सी है? वो है प्रॉमिस मी दैट और प्रॉमिस टू कीप। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और इनकी 3 किताबें फेमस है जो कि है द ट्रुथ बीइंग होल्ड, वी सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और द स्मार्ट ऑन क्राइम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन कंपनी अनाउंस टू मर्ज मिडट्री टू क्रिएट $18 बिलियन टेक कंपनी? किस भारत कंपनी ने $18 बिलियन की टेक कंपनी बनाने के लिए माइंड ट्री का विलय करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ हालांकि बात यह है कि माइंड ट्री जो लार्सन एंड टूब्रो का ही एक सब्सिडियरी था, लेकिन अब ये मिला रहे हैं दोनों कंपनी को और उसके बाद एक $18 बिलियन की टेक कंपनी बनाने जा रहे हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी होने वाली है। ठीक है, तो एल&टी की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1938 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। और सीईओ कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम। इसके संस्थापक कौन थे? इनके 2 संस्थापक थे जो कि है हेनिंग हॉल लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो। और इन्हीं दोनों के नाम से मिल के बना है लार्सन एंड टूब्रो। जो 10वां क्वेश्चन क्या है? सेंटर नोटिफाइड अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड हुम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। केंद्र ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और किस सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति की? तो इसका सही उत्तर है जेबी पादरीवाला। जेबी पादरीवाला जी को और श्री सुधांशु धूलिया जी को अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अब ये जस्टिस सुधांशु धूलिया वो कहाँ के पहले जज थे? वो थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो 4 राज्यों के जुरिस्डिक्शन को देखता है जो कि है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको कभी कभी आश्चर्य भी हुआ होगा, हाई चीफ जस्टिस से उनके नाम में हर बार में जस्टिस सुधांशु धूलिया का नाम लेता था। लेकिन बात यह है कि जो सुधांशु धूलिया जी हैं ये इन चारों जो राज्य हैं इनके चीफ जस्टिस थे, क्योंकि इनको एक ही जो हाई कोर्ट है वो देखती थी, वो की है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब जेबी पादरीवाला जी वो गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं इनकी नियुक्ति होती कैसे है? ठीक है, अब होता क्या है, जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो
प्रमुख जो जज हैं वो मिलकर एक कमिटी बनाते हैं जिनको कोलोजियम कहते हैं, और ये मिल के जो सरकार है उनको एक प्रस्ताव देती है, एक नामों का प्रस्ताव देती है कि हम इन इन लोगों को का नाम सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद सरकार उन पर मोहर लगाती है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजेस के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये है जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पादरीवाला। तो आप इन दोनों का नाम याद रखिएगा। देखिए बात यह है कि आपको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया वो किस राज्य के चीफ जस्टिस थे, या जेबी पादरीवाला जी किस जो स्टेट है उसके चीफ जस्टिस थे। तो आप ये याद रखिएगा। तो आज अंत करने के पहले मैं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों के बारे में बताना चाहता हूँ कि 8 मई का ऐतिहासिक महत्व क्या है। दरअसल 1708 को 8 मई के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु भी हुई थी। 1739 को नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 8 मई को। 8 मई 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, और 8 मई 1761 को ही पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी। तो आप ये चारों जो फैक्ट है वो याद रखिएगा, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन वो अंत करता हूँ। आज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुंचे, औरों तक भी पहुंचे। और इस वीडियो का लिंक और पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आप वहां से वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। तो गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू, और आपके जितने भी फर्दर एग्जाम्स आएंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।